मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के इस व्याख्यान माला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोज में हमने मनुस्मृति के 20 श्लोकों तक की, द्वितीय अध्याय के 20 श्लोकों तक की व्याख्या हमने की थी। आज श्लोक 21 से लेकर के आगे के कुछ श्लोकों की हम व्याख्या करेंगे। हमारा ये प्रसंग चल रहा था कि ब्रह्मर्षि प्रदेश कौन सा है, ब्रह्मावर्त प्रदेश कौन सा है। उसी प्रसंग में जो नया श्लोक है, 21वां ये जो श्लोक है, ये श्लोक हमें बतलाता है कि मध्य देश कौन सा है, किसको हम मध्य देश कहेंगे। ये श्लोक हमें इस प्रकार से बतलाता है। हिमवत् विन्दयोर्मध्यम यत् प्राग विनशनादपि प्रत्यग्येव प्रयागाच्च मध्य देशः प्रकीर्तितः। कहा, जो हिमालय पर्वत है और विंध्याचल पर्वत है। हिमालय पर्वत उत्तर की दिशा में है और हमारा उत्तर की दिशा का प्रहरी है। विंध्याचल पर्वत, विंध्य प्रदेश दक्षिण में है और इन दोनों प्रदेशों के जो मध्य का जो क्षेत्र है, इन दोनों प्रदेशों के जो मध्य का भूभाग है, वह भूभाग और यद प्राग विनशनादपि, जो विनशन प्रदेश है, सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थल है या सरस्वती नदी जहाँ पर विलुप्त हुई, वो जो क्षेत्र है सरस्वती नदी वाला, उसको विनशन प्रदेश कहते हैं। तो विनशन प्रदेश से प्राग यानी पूर्व में, विनशन प्रदेश से पूर्व में और प्रयागाच्च प्रत्यग्येव, जो तीर्थराज प्रयाग है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में जो प्रयाग है और उत्तराखंड जो हम कहते हैं, तो जो तीर्थराज प्रयाग है, उस प्रयाग के प्रत्यग यानी पश्चिम दिशा में, तो विनशन और प्रयाग के बीच का क्षेत्र और हिमालय और विंध्य पर्वत के या विंध्याचल प्रदेश का मध्य का क्षेत्र, इसको हम क्या कहते हैं? मध्य देशः प्रकीर्तितः। इसको हम मध्य देश के नाम से जानते हैं। हिमालय पर्वत और विंध्य प्रदेश के मध्य का भूभाग तथा जो विनशन प्रदेश है उसके पूर्व का भूभाग और प्रयाग जो है उस प्रयाग के प्रत्यग यानी पश्चिम का भाग, इन सब क्षेत्रों को मध्य देश के नाम से जाना जाता है। इन क्षेत्रों को मध्य देश के नाम से हम पुकारते हैं। सामान्यतया यदि प्रश्नम आगच्छति परीक्षायां, यदि परीक्षा में प्रश्न आता है कि इसकी सप्रसंग व्याख्या करें, तो उस संदर्भ में व्याकरणिक जो विशेषताएं हैं उनको तो बतलानी ही है, साथ में उसका संस्कृत में भावार्थ भी देना चाहिए। जैसे इस श्लोक का संस्कृत में भावार्थ हम बोल सकते हैं, यत् हिमालयस्य विंध्य प्रदेशस्य च मध्यम यह देशः विनशनात् प्राग प्रयागाच्च पश्चिमे यह देश वर्तते तस्य देशस्य नाम मध्य देश इति सर्वे वदन्ति वयं स्वीकुर्मः। इति सामान्यतया संस्कृतेन अस्य श्लोकस्य भावार्थः अपि अस्माभिः लेखनीयः। इस श्लोक का संस्कृत में भावार्थ भी हमें लिखना चाहिए। ऐसे ही सभी श्लोकों का संस्कृत भावार्थ भी हमें आना चाहिए। 22वां श्लोक है। अब कहते हैं कि आर्यावर्त क्या है। मध्य देश की बात कही, उससे पहले ब्रह्मर्षि प्रदेश की बात कही और उससे पहले ब्रह्मावर्त प्रदेश की बात कही।
लेकिन अब कहते हैं कि आर्यावर्त क्या है। आर्यावर्त जो कि हम भारत को बोलते हैं, भारत के कई नाम हैं, उन कई नामों में से एक नाम आर्यावर्त भी है। लेकिन आर्यावर्त की वास्तव में परिभाषा क्या है, उस परिभाषा को इस श्लोक के माध्यम से महर्षि मनु ने समझाने का प्रयास किया है। क्योंकि ब्रह्मावर्त प्रदेश के बारे में हमने पढ़ा था कि सरस्वती और दृशद्वती जो नदियां हैं, उन नदियों के जो मध्य का क्षेत्र है वह ब्रह्मावर्त प्रदेश है। ऐसे ही फिर हमने पढ़ा ब्रह्मर्षि प्रदेश, ब्रह्मावर्त प्रदेश के पश्चात हमने पढ़ा ब्रह्मर्षि प्रदेश। ब्रह्मर्षि प्रदेश हमने किसको कहा? कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल और सूरसेन, इन क्षेत्रों को हमने ब्रह्मर्षि प्रदेशों का नाम दिया। फिर हिमालय और विंध्य के मध्य का क्षेत्र, विंसन से पूर्व में और प्रयाग से पश्चिम में, इन क्षेत्रों को हमने मध्य देश का नाम दिया। अब कहते हैं कि आर्यावर्त क्या है, तो आर्यावर्त के लिए लिखते हैं आसमुद्रात् तु वै पूर्वात् आसमुद्रात् तु पश्चिमात् तयोरेव अनंतरम गिरियो रार्यावर्तम विदुर बुधा। कहते हैं आसमुद्रान् तु वै पूर्वादा समुद्रात् तु पश्चिमात् तयोरेवांतरम गिरियो रार्यावर्तम विदुर बुधा। कहते हैं कि तू पूर्वात समुद्रात आसमुद्रात यानी समुद्र पर्यंत, पूर्वात जो पूर्वी जो समुद्र है, पूर्वी समुद्र से लेकर के पश्चिमात पश्चिमी समुद्र पर्यंत फैला हुआ क्षेत्र, पूर्वी समुद्र से लेकर के पश्चिमी समुद्र पर्यंत जो फैला हुआ क्षेत्र है, एवं तयोः एव अनंतरम तयोः गिरियोः तयोः गिरियो, जो दोनों गिरी हैं, जो दोनों पर्वत हैं, कौन कौन से पर्वत? हिमालय पर्वत और विंध्य पर्वत। जो ये दोनों पर्वत है, एक पर्वत हिमालय पूर्व उत्तर में है, हिमालय पर्वत उत्तर में और विंध्य पर्वत दक्षिण में। जो ये दोनों पर्वत है, उन दोनों पर्वतों के मध्य का क्षेत्र, पूर्व में पूर्वी समुद्र से लेकर के पश्चिमी समुद्र पर्यंत। पूर्वी समुद्र की यदि हम बात करें तो इधर हम देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी है, सामान्यतया भी हम देखते हैं, इधर अंडमान निकोबार आ जाता है, तो वहां से लेकर के पश्चिमी जो अरब सागर है वो क्षेत्र, और ऊपर की क्या दी दिशा इन्होंने? ऊपर हिमालय पर्वत से लेकर के दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, यानी संपूर्ण ये जो भारत का भूभाग है, जो संपूर्ण भारत है, यह संपूर्ण भारत क्या है, इसको क्या नाम दिया? आर्यावर्तम विदुर बुधा। बुधा विद्वत भी विद्वांस है, विद्वानों ने इसको आर्यावर्त नाम से विदुः कहा है। विद्वानों ने इस पूरे भूभाग को क्या कहा? आर्यावर्त नाम से विद्वान कहते हैं, विदुः जानते हैं। तो पूर्व में समुद्र से लेकर के बंगाल की खाड़ी इत्यादि समुद्र से लेकर के पश्चिमी समुद्र पर्यंत, अर्थात जो अरब सागर है, लक्षद्वीप सागर है, यहां तक की सीमाएं, और ऊपर हिमालय पर्वत से लेकर के नीचे विंध्य पर्वत तक, ये जो संपूर्ण भूभाग है, इस संपूर्ण भूभाग को बुधाः विद्वांस है, आर्यावर्त नाम से जानते हैं। अगला श्लोक है कृष्ण सारस्तु चरति, कृष्ण सारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः स ज्ञेयो यज्ञीयो देशो मलेच्छ देशस्त्वतः परः। अब कहा कि कहां पर यज्ञ करना चाहिए, किस क्षेत्र में यज्ञ करना चाहिए,
ऊपर के श्लोक में एक बात और ध्यातव्य है कि पहले हमने जो ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि और मध्य देश बतलाए, ये तीनों ही क्षेत्रों को यदि हम मिला दें तो वह आर्यावर्त बन जाता है। इस श्लोक में क्या कहा? कृष्ण सारस्तु चलती मृगो यत्र स्वभावतः स ज्ञेयो यज्ञियो देशो मलेच्छ देशस्तवतः पर, कि जहां पर कृष्णसार मृग, हिरण स्वभाव से स्वच्छंद होकर के अपने मन के हिसाब से विचरण करते हैं, वही देश यज्ञ करने के योग्य है। बाकी देश क्या है? बाकी देश तो मलेच्छ हैं। कि किन देशों में यज्ञ करना चाहिए, किन देशों में व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक उन्नति करके स्वयं को उत्कर्ष पर ले जाना चाहिए, उसके लिए उन्होंने बताया कि जिस देश में कृष्णसार मर्ग स्वच्छंद होकर के, भय मुक्त होकर के जब विचरण करते हैं, ऐसे देश यज्ञ के योग्य हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि यत्र तु कृष्णसार है, जहां पर कृष्णसार मृग है, मृग स्वभावतः चरती, अपने मन के अनुकूल चरती विचरण करते हैं, सह देशः यज्ञियो यज्ञियो ज्ञेयः, वह देश यज्ञ करने के लिए योग्य समझना चाहिए। अतः परतु मलेच्छ देश है, और इसके अतिरिक्त जो देश हैं उनको क्या समझना चाहिए? मलेच्छ। मलेच्छ यानी यज्ञ के योग्य वो देश नहीं है, वो देश रहने योग्य नहीं है, क्योंकि जहाँ पर कृष्णसार जैसे मृगों का भोजन हेतु वध कर दिया जाता है, जहाँ पर शुद्ध सात्विकता और पवित्र वातावरण नहीं है, और कृष्णसार मृग कहाँ पर विचरण करेगा? जो भूमि उर्वक हो, धन धान्य से संपन्न हो, हरियाली हरितिमा से युक्त हो, आनंद का जहाँ पर वातावरण हो, वहाँ पर कृष्णसार मृग विचरण करेंगे। बंजर और विषम स्थानों पर कृष्णसार मृग नहीं हो सकते, और यदि कृष्णसार मृग हैं भी तो मलेच्छ लोग यदि उनका वध करते हैं, उनका शिकार करते हैं, अपनी भूख मिटाने के लिए उनको मारते हैं, तो ऐसे देश यज्ञ के योग्य नहीं हैं। ऐसे देश मलेच्छ हैं, और ऐसे देशों में यज्ञ नहीं किया जाना चाहिए। अगला श्लोक है कि एतान द्विजातयो देशान संश्रयन् प्रयत्नतः शूद्रस्तु यस्मिन् कस्मिन् वा निवसेत् वृत्तिकर्षितः। अब कहते हैं कि द्विज जो है, जो शुद्ध सात्विक, जो पुण्यात्मा है, जो अच्छा इंसान है, जो सज्जन व्यक्ति है, द्विज का अर्थात यहाँ पर सज्जन से लेना चाहिए, पुण्यात्मा से लेना चाहिए, परोपकारी व्यक्ति से लेना चाहिए। तो जो द्विज है, द्विज को कौन से स्थानों पर निवास करना चाहिए, उसके लिए ये श्लोक कहते हैं। तो कहते हैं कि एतान द्विजातयो देशान संश्रयन प्रयत्नतः है, कि ये जो हमने देश बताए द्विजातया प्रयत्नतः एतान देशान संश्रयन, कि प्रयत्न पूर्वक द्विज व्यक्ति को, सज्जन व्यक्ति को इन देशों में निवास करना चाहिए। किन देशों में निवास करना चाहिए? वो ब्रह्मावर्त प्रदेश में निवास करे, ब्रह्मर्षि प्रदेश में निवास करे, वह मध्य देश में निवास करे, वह आर्यावर्त में निवास करे। इन देशों में सज्जन व्यक्ति को, द्विज व्यक्ति को निवास करना चाहिए, या इन क्षेत्रों में उसको जीवन का आश्रय स्थापित करना चाहिए। शूद्रस्तु यस्मिन् कस्मिन् वा निवसेत् वृत्तिकर्षितः, वृत्तिकर्षितः। शूद्र जो है, शूद्र किसको कहा? शूद्र यानी जो हम ये कह सकते हैं कि जो जिसका आचरण ठीक नहीं है, या यहाँ पर जन्म से जो वर्ण व्यवस्था है उसका विचार यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो कर्म से व्यक्ति कैसा है उसका विचार है। जो कर्म से दुष्ट व्यक्ति है, जो कर्म से हीन है, ऐसा व्यक्ति,
चाहे उसने किसी भी वर्ण में जन्म लिया हो सकता है उसने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हो सकता है उसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो सकता है उसने वैश्य कुल में जन्म लिया हो सकता है किसी और कुल में जन्म लिया हो। यदि वो व्यक्ति कर्महीन है, यदि वो व्यक्ति सज्जन नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी वृत्ति प्राप्ति के लिए किसी भी देश में रहे, किसी भी देश को अपना जीवन का आश्रय बनाए, और सज्जन व्यक्ति को इन देशों में रहना चाहिए। इस प्रकार से महर्षि मनु ने बतलाया। फिर कहते हैं, ऐसा धर्मस्य वो योनि समासेन प्रकीर्तिता संभवश्चास्य सर्वस्य वर्ण धर्मान निबोधत। इन्होंने कहा कि ऐसा धर्मस्य वो योनि समासेन प्रकीर्तिता संभवश्चास्य सर्वस्य वर्ण धर्मान निबोधत। तो इसमें इस श्लोक में बताते हैं कि यही धर्म का मूल आधार है। यहां पर वर्ण धर्मों का निरूपण करते हैं कि धर्म का मूल आधार यही है, और संपूर्ण जो विश्व है, विश्व की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई उसको अब मैं संक्षेप में वर्ण धर्मों के रूप में सुनाता हूं। ऐसा धर्मस्य वो योनि, अर्थात ऐसा धर्मस्य, ऐसा यानी यह, धर्मस्य यानी धर्म की, वो यानी वह, वो योनि, योनि अर्थात मूल आधार, यही धर्म का मूल आधार है। समासेन प्रकीर्तिता, जिसको समासेन संक्षेप में प्रकीर्तिता, प्रकीर्तिता अर्थात समझाया। आगे कहते हैं, संभवश्चास्य सर्वस्य वर्ण धर्मान निबोधत। अब इस संपूर्ण जो हमने समझाया धर्म के विषय में, कहाँ पर रहना चाहिए, किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, कौन सा प्रदेश उपयुक्त है, इनको समझाने के पश्चात अब हम वर्ण धर्मान निबोधत, वर्ण और धर्मों को बताएंगे, जिसको आप निबोधत समझो या सुनो। वर्ण धर्मों के बारे में आगे आने वाले श्लोकों में महर्षि मनु प्रकाश डालेंगे। किस वर्ण के कौन से आचरण होने चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार समाज में होना चाहिए, समाज और राष्ट्र के लिए क्या उपयोगी है, क्या उचित है, इन सब संपूर्ण विषयों पर आगे के आने वाले श्लोकों में महर्षि मनु प्रकाश डालेंगे। हमें गंभीरता से इन श्लोकों को व्याकरणिक दृष्टि से, अलंकार, छंद, व्याकरणिक दृष्टि से प्रत्यय, अव्यय, विशेषण, विशेष्य, उपसर्ग, इन सबको गंभीरता से समझते हुए इन श्लोकों को समझना चाहिए। आगे के श्लोक में, आगे के वीडियो में हम कुछ और श्लोकों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।